जय हिंद दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान में सीरीज 1 शुरू कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर जीवों का जन्म तथा उससे संबंधित सिद्धांत। इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करेंगे जीव उत्पत्ति को लेकर, तथा लास्ट में इन सब से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत है स्वतः जननवाद। इसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीवों से संभव हुई है। इसके समर्थन में प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु भी थे। इस सिद्धांत के समर्थन और विरोध में कई प्रयोग किए गए, जिसमें प्रमुख है वान हेल्टमान और फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। चलिए देखते हैं अगला सिद्धांत कौन सा है। अगला सिद्धांत है हमारा जीव जननवाद। यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ। सिंपल सा बात है, कोई भी सिद्धांत अगर बनेगा तो उसके विरोध में एक नया सिद्धांत बनना जरूरी है, ताकि हम पहले सिद्धांत को और दूसरे सिद्धांत को अच्छे से परख पाएं कि वो कितना हद तक सही है। यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ। इसके अनुसार सजीव की उत्पत्ति केवल सजीव से होगी, न कि निर्जीव से। ठीक, इस सिद्धांत को 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने पेश किया था। इस सिद्धांत को लेकर लुई पाश्चर ने प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि सजीव की उत्पत्ति सजीव से होगी, न कि निर्जीव से। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। अगला है हमारा ब्रह्मांडवाद। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रिक्टर ने प्रस्तुत किया 1865 में। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों के कणों या बीजाणु के रूप में धरती पर आया है। ठीक है, वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज ने 1884 में अनुमान लगाया जीव कण उल्कापिंडों के सहारे धरती पर आया है। एक वैज्ञानिक है जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, अहेरनियस ने 1980 में कहा जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और स्वतंत्र विचरण करते हैं। तो भौतिकी और ज्योग्राफी में एक सिद्धांत है ग्रहिका सिद्धांत, ग्रह निर्माण के लिए। इसमें कहा गया है कि जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं उन सब का निर्माण उल्कापिंडों से हुआ है। शुरुआती दौर में सौरमंडल का जब निर्माण हो रहा था तो जितने भी आसपास में छोटे मोटे पिंड थे वो एक निश्चित केंद्र बिंदु पे गिरने लगे, यानी कि उल्कापिंड की बारिश होने लगी, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, इसे ही ग्रह का सिद्धांत कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला सिद्धांत कौन सा है। अगला सिद्धांत है रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे जीव विज्ञान में जीव उत्पत्ति को लेकर। ठीक है, ये परिकल्पना रूसी जैव वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन ने द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक किताब में 1924 में दिया था। ठीक, इसके अनुसार जीव की उत्पत्ति कार्बन आधारित अणुओं के क्रमिक विकास से हुआ है। ठीक है, इसी के समकालीन एक और ब्रिटिश जीव विज्ञानी एस हाल्डेन ने पदार्थवाद की संकल्पना दी। ठीक है, इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को मिलाकर एक अलग सिद्धांत ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत पेश किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हमारा पदार्थवाद की प्रमुख बिंदु, क्योंकि पदार्थवाद ही एक ऐसा सिद्धांत है जो जीव विज्ञान में आगे की ओर बढ़ रहा है और सही सही सटीक परिभाषा भी देता है बहुत हद तक। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में ऋण आवेश बहुत अधिक था तथा मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे वातावरण अपचायक था। अपचायक का अर्थ होता है वह कारक जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इस स्थिति में किसी बाह्य ऊर्जा से पराबैंगनी या तड़ित के उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ। ठीक है, सरल कार्बनिक यौगिक के बीच अभिक्रिया की श्रृंखला के बाद
अधिक जटिल यौगिक बना। सरल कार्बनिक यौगिकों के बीच अभिक्रिया की श्रृंखला के बाद अधिक जटिल यौगिक बना। उन जटिल यौगिकों में शामिल है हमारा अमीनो अम्ल, मीथेन, प्यूरिन, शर्करा, वसीय अम्ल आदि। ये सारे यौगिक जीव द्रव निर्माण के लिए आधार का काम किया। कौन कौन? अमीनो अम्ल, मीथेन, प्यूरिन, शर्करा, वसीय अम्ल आदि। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है हमारा। कार्बनिक यौगिक के जुड़ने से इन यौगिकों के बहुलक का निर्माण हुआ। जब कार्बनिक यौगिक जुड़ा तो इन यौगिकों के बहुलक का निर्माण हुआ। इन यौगिक के बहुलक कौन है? शर्करा से मंड और ग्लाइकोजेन का निर्माण हुआ, सेल्यूलोज से पॉलीसेकेराइड और वसीय अम्ल का निर्माण हुआ, ग्लिसरॉल से वसा का निर्माण हुआ। अगला देखते हैं, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों की अभिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन में स्वतः द्विगुणन होने का गुण होता है, इसलिए यह नील हरित शैवाल की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि नील हरित शैवाल की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, तो हम सीधा कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, क्योंकि उसमें स्वतः द्विगुणन होने का गुण है। ठीक है, यह शुरुआती जीव प्रकाश संश्लेषण में कारगर था। नील हरित शैवाल परिणाम स्वरूप वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन मुक्त हुआ, साथ ही साथ वातावरण में उपस्थित मीथेन, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल का भी निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है हाल्डेन के अनुसार शुरुआती जलीय वातावरण। यह शुरुआती समुद्र एक रासायनिक प्रयोगशाला की तरह काम कर रहा था। सिंपल सा बात है, जब किसी पात्र में बहुत सारे यौगिक रहेंगे तो उसमें अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया होती रहेगी। सेम वही कहानी समुद्र में भी हुआ। अगला देखते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तथा वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा पराबैंगनी विकिरण के संयोजन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। करेक्ट। धीरे धीरे प्रारंभिक सागर एक गर्म सांद्र सूप में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे घर में हम लोग सूप तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां, दाल को डाल देते हैं और उनसे जो गहरा द्रव पदार्थ मिलता है उसे हम बड़े चाव से पीते हैं, उसी को ही सूप कहते हैं। तो इस सूप में हम बहुत सारी सब्जियों, फल आदि को मिला के एक गहरा द्रव तैयार किया। ठीक उसी प्रकार से प्रारंभिक सागर एक गर्म सांद्र सूप में बदल गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे यौगिक आके एक दूसरे से अभिक्रिया करने लगे थे। इससे क्या हुआ? साधारण कार्बनिक अणु और बहुलकों का घनत्व बढ़ता गया। हाल्डेन ने कल्पना की कि साधारण कार्बनिक अणु और बहुलकों के झुंड से एक लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ और बाद में यह लिपिड झिल्ली प्रथम जीवित कोशिकाओं को जन्म दिया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम जीवित कोशिकाओं को जन्म देने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो हम सीधा कहेंगे ये लिपिड झिल्ली है। कौन है? लिपिड झिल्ली। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। तो उस लिपिड झिल्ली के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ा। लिपिड झिल्ली क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ वह पदार्थ जो जल में अघुलनशील है, मतलब जल में नहीं घुलता है, तथा अल्कोहल, ईथर तथा क्लोरोफॉर्म में घुल जाता है।
लिपिड सजीव कोशिका का सबसे जरूरी तत्व है। ठीक, लिपिड के अंदर वसीय अम्ल, तेल, मोम, स्टेरॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को शामिल करते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड्स पादप एवं जंतु कोशिकाओं के मुख्य संरचनात्मक घटक हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि जंतु कोशिकाओं के मुख्य संरचनात्मक घटक कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड्स पादप एवं जंतु कोशिकाओं के मुख्य संरचनात्मक घटक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। हाँ, अगला जो दो वैज्ञानिकों को जोड़ के एक अलग सिद्धांत बनाया गया था, पोपेरिन हाल्डेन की परिकल्पना से जुड़े कुछ प्रयोग। ठीक है, देखते हैं इस प्रयोग से क्या निकला था। इसके कल्पना को सही साबित करने के लिए 1953 में हेराल्ड उरे और स्टेनले मिलर ने एक प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग में एक फ्लास्क के अंदर जल, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस लेकर शुरुआती वातावरण का निर्माण किया और उसमें विद्युत धारा से उच्च ऊर्जा प्रवाह किया गया। तो कैसे किया, तो एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर में सभी यौगिक को डाल दिया गया और बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया प्रारंभिक वातावरण निर्माण करके। तो उसमें परिणाम क्या आया, परिणाम में हमें मिलता है जैसा कल्पना किया गया था, अमीनो अम्ल, अनेक वसीय अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल एवं एमाइड को देखा गया, यानी कि हाइड्रोक्सी अम्ल एवं एमाइड को देखा गया। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा ऑक्सीजन क्रांति किसे कहते हैं। समस्त ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषी करने वाले जीव करते हैं। ठीक है, जितने पादप जगत है वो सब प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पादन करता है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लंबी प्रक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषी जीवों के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन के समस्त वातावरण ऑक्सीकारक हो गया, जो पहले अपचायक था। ठीक है, शुरुआती दौर में हमारा वातावरण कैसा था, अपचायक था, ऑक्सीजन मुक्त था, ऑक्सीजन नहीं था। तो नीलहरित शैवाल या प्रकाश संश्लेषी जीवों के द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन से समस्त वातावरण ऑक्सीकारक हो गया और अपचायक नहीं रहा। वातावरण के प्रकृति में ऑक्सीजन के द्वारा किए गए इस परिवर्तन को ही हम ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है। महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं का विवरण। जीवन के उत्पत्ति के मुख्यतः दो चरण हैं। पहला क्या है, रासायनिक विकास, दूसरा है जैव विकास। हमने अभी पदार्थवाद का सिद्धांत को पढ़ा और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। उसी से हमारा ये दो चरण निकला है, रासायनिक विकास और जैव विकास। जैव विकास के लिए रासायनिक विकास जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में फायदामंद हो। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक विकास के पहला चरण में क्या है, साधारण अणुओं का निर्माण। तो इसमें हम देखेंगे साधारण अणु का निर्माण कैसे होता है। साधारण यौगिकों का निर्माण वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जल, अमोनिया तथा मीथेन जैसे साधारण यौगिकों का निर्माण हुआ। ठीक,
शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म थी, यौगिक गैसीय अवस्था में थे। बाद में तापमान कम हुआ, गहरे बादल का निर्माण हुआ, फिर वर्षा हुई और संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गया तथा समुद्र का निर्माण हुआ। वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया और मीथेन समुद्र में घुल गया। वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक प्रथम जीव निर्माण इन्हीं यौगिक के संश्लेषण से हुआ है। चलिए देखते हैं अगला चरण में क्या कहा गया है। इस चरण में हमने जाना कि साधारण अणुओं का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा चरण बता रहा है कार्बनिक अणुओं का निर्माण। न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। यह निर्माण मेथेन के साथ अन्य यौगिकों के संयोग से हुआ है। ठीक है, जिन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण शुरुआती समुद्र में हुआ, वह यौगिक जीव उत्पत्ति में अहम योगदान निभाया है। यह यौगिक कौन कौन सा है? यह यौगिक है शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरिमिडीन और प्यूरीन। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। सौर ऊर्जा, आकाशीय विद्युत ऊर्जा और आपसी घर्षण के कारण वायु में परमाणुओं के बीच रासायनिक क्रिया हुई और अमोनिया तथा अन्य यौगिक का निर्माण हुआ। तो कार्बनिक अणुओं का निर्माण इन्हीं सब प्रक्रियाओं से हुआ है। देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा तीसरा चरण, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। कोशिका भित्ति तथा ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण शर्करा का निर्माण हुआ। जैसे पॉलीसेकेराइड के लिए नए अणु जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण हुआ। स्टार्च व ग्लूकोज से जीवों को ऊर्जा प्राप्त हुआ, तभी तो वह आगे बढ़ पाया। अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं से ग्लिसरीन व वसीय अम्लों के संयोग से वसा का, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हुआ। जीव उत्पत्ति में प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम लोग का शरीर तो पूरा प्रोटीन से ही बना हुआ है। मसल्स जितने हैं, बाल, नाखून, ये सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। अगला देखते हैं क्या है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से प्रोटीन अणु सबसे बड़े अणु माने जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्ल का संयोजन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा चौथा चरण, अणुओं की क्रियाशीलता। अब तक तो साधारण यौगिक से जटिल यौगिक तक हम आए। अब इस अणुओं की क्रियाशीलता देखते हैं क्या है। मीथेन, अमोनिया व जल से प्यूरीन व पिरिमिडीन का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ का रासायनिक संयोजक शर्करा व फास्फेट से प्यूरीन, शर्करा फास्फेट व पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। ठीक है, सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संयोग से अत्यंत जटिल अणु न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। ये न्यूक्लिक अम्ल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल सारे जीव जगत का बेसिक है। जैसे हम लोग का डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड है ना, वैसे ही न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जीव उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। पॉलीसेकेराइड, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में लगातार रासायनिक क्रियाएं होती रही और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता रहा। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने जैसा अणुओं का निर्माण कर सकते थे। वाह, अर्थात इनमें द्विगुणन की क्षमता थी। करेक्ट। अब कार्बनिक पदार्थों की कमी होने की वजह से भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन के संगठन में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार उत्परिवर्तन द्वारा नए न्यूक्लियोप्रोटीन बनने लगे और इसमें
क्षमता परीक्षा शुरू हो गया। जो अधिक सक्षम था वह रहा, जो कमजोर था वह नष्ट हो गया। बहुत सारे न्यूक्लियोप्रोटीन बने, उन न्यूक्लियोप्रोटीन में आपसी लड़ाई होने लग गई। उन लड़ाई में जो सबसे ज्यादा मजबूत निकला वो आगे बढ़ा, जो कमजोर निकला वो नष्ट हो गया। वाह जी वाह। तभी तो डार्विनवाद ने कहा है संघर्ष महत्वपूर्ण चीज होता है किसी भी विषय वस्तु को आगे ले जाने के लिए, किसी भी जीवों के द्वारा। सर्वाइव इज ए फिटेस्ट। अगला देखते हैं क्या है। रसायन विज्ञान एक बहुत ही रोमांचक विषय है, क्योंकि इस विषय के द्वारा हमारे जीव तंत्र की रचना हुई। पहले रसायन फिर बायोलॉजी, यही चीज तो यहाँ दिख रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। रासायनिक विकास मुख्य रूप से 4 चरण में हुआ। अभी हमने देखे। और जैव विकास के लिए अंतिम तत्व जो उत्परिवर्तन के कारण नए न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ, जिसमें स्वतः द्विगुणन होने की क्षमता थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जैव विकास प्रारंभ हो गया। यानी कि बायोलॉजी को आने के लिए पहले केमिस्ट्री को आना पड़ा। केमिस्ट्री को आने के लिए पहले फिजिक्स को आना पड़ा। फिजिक्स से अणु परमाणु बन रहा था। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब फिजिक्स से ऊपर भाई क्या है, ये तो वैज्ञानिक जाने। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है जैव विकास। कोशिका निर्माण का पहला चरण जैव विकास में शुरू हो गया। उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न नए प्रोटीन अत्यधिक चिपचिपा था, इसलिए वह समूह का निर्माण करने लगा। ये उत्परिवर्तन जो है ना, बहुत शानदार चीज है। इसको म्यूटेशन कहते हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग कोरोना के दौर से गुजरे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि कोरोना का अलग अलग वेरिएंट आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक वेरिएंट था, वही है उत्परिवर्तन। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। समूह में अनेक न्यूक्लियोप्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गया। इसे ऐसे समझते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन का समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक जितने भी पदार्थ हैं वो सब घिर गए एक गोल घेरे से, और एक कोशिका निर्माण का पहला चरण पूरा हुआ इसी प्रकार से। ठीक है, कोशिका निर्माण के इस मत से वैज्ञानिक समुदाय का एक वर्ग सहमत नहीं है। हाँ, ये तो स्वाभाविक बात है, विरोध तो होना चाहिए ताकि पारदर्शिता और अच्छे से आए। जिसका मानना है न्यूक्लियोप्रोटीन ऐसा जटिल पदार्थ का निर्माण सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही हो सकता है। वाह जी वाह। चलिए देखते हैं आगे और क्या बात है। अनुमान है कि लगभग ऐसी कोशिका लगभग 3 अरब वर्ष पहले निर्मित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के अवसादी चट्टानों में पाए गए जीवाणु जो बैक्टीरियम आइसोलेटम के जीवाश्म 3 अरब वर्ष पुराने हैं। वाह, तो बैक्टीरियम आइसोलेटम के जीवाश्म 3 अरब साल पुराने हैं। मिल तो गया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब तक हमने रासायनिक विकास और जैव विकास के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को जाना। ठीक है, अब हम अब तक प्रयोग किए गए विशेष रासायनिक और जैविक नाम के बारे में जानेंगे जो जीव विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है।
जिसमें हमारी समझ और निखर जाएगी। इस जीव विज्ञान में हम कदम रखेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं वो रासायनिक और जैविक नाम कौन कौन से हैं। प्रयोग हुए महत्वपूर्ण रासायनिक एवं जैविक नाम के अर्थ। बीजाणु ब्रह्मांडवाद सिद्धांत में आया था। तो ये बीजाणु क्या है? सूक्ष्म एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रजनन इकाई जो बिना लैंगिक प्रक्रिया के ही नया जीव बना सकता है, उसी को हम बीजाणु कहते हैं। यानी बिना नर मादा कोशिकाओं के भी वह नया जीव बन सकता है, उसी को बीजाणु कहते हैं। अगला है हमारा जीव द्रव। कोशिका के भीतर उपस्थित सजीव पदार्थ जो सजीव क्रियाओं को संचालित करता है, इसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अपचायक। अपचायक वह पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन कराता है, यानी यह दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है और खुद ऑक्सीकरणित हो जाता है। पृथ्वी का शुरुआती वातावरण अपचायक था। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक है जो प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं। तो हम अमीनो अम्ल को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहेंगे। इनमें दो मुख्य कार्यात्मक समूह होते हैं। पहला अमीन समूह -NH2 क्षारीय गुण वाला, और दूसरा है कार्बोक्सिल समूह -COOH अम्लीय गुण वाला। इसलिए अमीन प्लस अम्ल बराबर अमीनो अम्ल। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। वसीय अम्ल या फैटी एसिड। ये लंबे कार्बन श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके एक सिरे पर कार्बोक्सिल समूह होता है। ये वसा और तेल के मुख्य घटक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट का एक सरल रूप है। शर्करा जो मनुष्य इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। इनका स्वाद मीठा होता है और ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। वह कौन है? शर्करा है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। प्यूरिन। प्यूरिन्स नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। प्यूरिन्स क्या है? प्यूरिन्स नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाते हैं और आनुवंशिक जानकारी के भंडारण व स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, अगला क्या है। मंड या स्टार्च। यह एक पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण रूप में पाया जाता है। ठीक, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन ऐसे संयुग्म प्रोटीन होते हैं जिनमें प्रोटीन का भाग और न्यूक्लिक अम्ल दोनों जुड़े रहते हैं, जैसे डीएनए या आरएनए में। अगला देखते हैं क्या है। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल ऐसे जैविक माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो जीवित प्राणियों में आनुवंशिक जानकारी का भंडार, संचरण और अभिव्यक्ति करते हैं। इन्हें जीवन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, जो हम लोग के शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। हर एक कोशिका में डीएनए बना हुआ है। डीएनए से पूरा शरीर बना हुआ है, यानी कि हम लोग का शरीर न्यूक्लिक अम्ल का ढेर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड लंबे कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं जो कई मोनोसेकेराइड इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। स्वाद मीठा नहीं, कम ऊर्जा भंडारण या संरचनात्मक काम में इसका प्रयोग होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब पॉलीसेकेराइड हैं। अगला क्या है। मोनोसेकेराइड। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
कौन? मोनोसेकेराइड। इन्हें और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता। ये मीठे स्वाद वाले पानी में घुलनशील और शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाले होते हैं। अगला क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक संग्रहण पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और मनुष्यों में ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता है। इसे अक्सर एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि संरचना स्टार्च से मिलता जुलता है। करेक्ट। अगला देखते हैं क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन बड़े जैविक अणु हैं जो अमीनो अम्लों से बने होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। काम पौधे को मजबूती और कठोरता देना। ठीक। अगला क्या है? लिपिड झिल्ली। लिपिड झिल्ली एक पतली लचीली परत होती है जो मुख्यतः लिपिड अणुओं से बनी होती है और कोशिका तथा कोशिकांगों को घेरती है। कोशिका और कोशिका के अंगों को घेरती है। कौन? लिपिड झिल्ली। पिरिमिडीन। पिरिमिडीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिनकी संरचना में 6 सदस्यीय रिंग होती है, 4 कार्बन का, 2 नाइट्रोजन का छल्ला। यह डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजन बेस का एक प्रमुख वर्ग है। पिरिमिडीन। पिरिमिडीन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगला क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई है। जैसे मोतीहार में एक इकाई होती है। ठीक। डीएनए और आरएनए में। करेक्ट। अगला देखते हैं क्या है? अब हम एक और सिद्धांत को पढ़ेंगे। हाँ, यह है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसको 2 वैज्ञानिक मिलकर दिया है, लेमार्क और डार्विन ने। लेमार्क ने जो दिया है उसे हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम, और डार्विन ने जो दिया है उसे हम प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहते हैं। इन दोनों को पढ़ेंगे और इसका तुलनात्मक भाग भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत, लेमार्कवाद। यह थ्योरी 1808 में फिलोसॉफिकल जूलॉजिकल नामक किताब में जीबी लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। कब? 1808 में। सर लेमार्क फ्रांस के एक प्रकृति वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार वातावरण में होने वाला परिवर्तन का असर जीवों के शारीरिक संरचना एवं व्यवहार पर पड़ता है। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है? अगला है हमारा परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने के दौरान कुछ अंगों का प्रयोग ज्यादा, कुछ अंगों का प्रयोग कम करता है, जिसके कारण कुछ विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि ये अंगों के उपयोगिता के बारे में कह रहा है कि भाई जिनका उपयोग ज्यादा करोगे वो ज्यादा विकसित होगा, जिनका उपयोग कम करोगे वो कम विकसित होगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है? जीवों द्वारा उपार्जित विशेषताएं उनकी संतानों में हस्तांतरित हो जाती है। अगला देखते हैं क्या है? अगला है हमारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसे डार्विन ने किया था। इसे हम डार्विनवाद भी कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने यह थ्योरी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब में 1859 में प्रस्तुत किया था। ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है। ठीक। डार्विन का मानना है कि जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से हुई है। हाँ, इस जगह थोड़ा बहुत हम लोग तार्किक हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले रासायनिक यौगिक था। रासायनिक यौगिक से भी पहले भौतिक कण थे। परमाणु, परमाणु से अणु बना, अणु से फिर रासायनिक यौगिक बना, रासायनिक यौगिक के संबंध से जटिल कार्बनिक यौगिक बना, जटिल कार्बनिक यौगिक से
बहुलक बने, बहुलक से फिर अनेक अनेक जीवों को उत्पत्ति के लिए जितने भी तत्व चाहिए वो सब कुछ का निर्माण हुआ। तो इस बात को लेकर हम थोड़ा बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो ये काम गंभीर होना वैज्ञानिकों का काम है, हमारा काम है पढ़ना। तो अगला देखते हैं क्या है। जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास लंबे समय के अंतराल में सरल संरचना वाले जीवों से हुआ। हाँ ठीक है, पहले कम कॉम्प्लेक्स डीएनए वाले जीव होंगे और अभी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले डीएनए वाले जीव हैं, क्योंकि पहले शुरुआती चरण था, अब बाद वाला चरण है, यानी कि म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होते चले आया है। इस जगह इस बात को सेट किया जा सकता है। अगला क्या है, जीव विकास में अनुवांशिक परिवर्तन होते रहता है जो अगली पीढ़ी में दिखता है। इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन जीवों को प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहता है। शेष परिवर्तन क्या होता है, समाप्त हो जाता है जो उपयोगी नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। लैमार्क और डार्विनवाद की तुलना, दोनों ने क्या क्या कहा है। लैमार्कवाद क्या कह रहा है, सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है, यानी कि सेल्फ जनरेटर होता है। और डार्विनवाद यह आंतरिक जीवन शक्ति में विश्वास नहीं करता, यानी कुछ नहीं होता है अंदर में। अगला बिंदु इसका क्या है, नई आवश्यकता और इच्छा जीवों के संरचना एवं व्यवहार में परिवर्तन करती है। ठीक है, जीवों की आवश्यकता और इच्छा प्राकृतिक चयन का आधार नहीं है। ठीक है, अंग की उपयोगिता से अंगों का अधिक विकास या कम विकास बताता है। वही बात हुई, जिस अंग का ज्यादा प्रयोग करेंगे वो ज्यादा विकसित होगा, जिसका कम करेंगे उसका कम विकसित होगा। ये क्या कह रहा है डार्विन, अंगों का विकास या विनाश उनमें होने वाले अनवरत परिवर्तन अथवा रूपांतरण के कारण संभव है। ये भी बिल्कुल सही। ये सब तो धारणाएं हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना को नहीं माना। डार्विनवाद ने अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया। इसका झलक हमको न्यूक्लियोप्रोटीन बनने के दौरान हुआ है, जब समुद्र हमारा एक सूप के तरफ बन गया, जब वहां पे एक युद्ध चालू हो गया प्रोटीन के बीच में स्थिर होने के लिए, तब वहां संघर्ष आया था। यहाँ पे डार्विनवाद कुछ हद तक सही नजर आ रहे हैं। अगला देखते हैं क्या है, जीवन काल में उपार्जित किए गए सभी लक्षण उनकी संतानों में हस्तांतरित हो जाते हैं। ठीक है, इनके अनुसार केवल उपयोगी लक्षण अथवा परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में जाता है, बाकी गौण हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब आए हम सबसे शुरुआती सीढ़ी पे, यानी जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान को बनने में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत सारे सिद्धांत आए, तर्क आया, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हुआ, कार्बनिक यौगिक बना। उन सब के द्वारा एक लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ, लिपिड झिल्ली से कोशिका का निर्माण हुआ। उन कोशिका के स्वतः चलने से, द्विगुणन होने से अलग अलग जीव बनते चले गए। अब आया है जीव विज्ञान। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले किया था। तो जीव विज्ञान ये हमारा पहला पायदान है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे जीव विज्ञान के अगले अध्याय में। अगर आप लोग लगातार बने रहते हैं तो हम इनका एक सीरीज चलाएंगे जिसमें जीव विज्ञान की उन सभी टॉपिक, उन सभी चैप्टर को कवर किया जाएगा, जिससे हम जीव विज्ञान से आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में
जितने भी सवाल है उनको हम लगभग हल कर पाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, बायोस अथवा जीवन, लोगोस अथवा अध्ययन। ना लॉजी भी कहते हैं इसे हम, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्रिज ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इस शाखा के अंतर्गत सभी जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का जनक यूनानी विद्वान अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु का जंतु इतिहास नामक किताब, जंतु इतिहास नामक अरस्तु का एक किताब है, अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस किताब में 500 प्रकार के जंतुओं के शारीरिक संरचना, विशेषताओं, जनन एवं अन्य क्रियाओं का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत वनस्पति के सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उद्भव यानी कैसे बना, विकास डेवलपमेंट कैसे हुआ, आकारिकी मतलब कि क्या है, प्रजनन और उनके वातावरणीय अनुकूलन एवं भौगोलिक वितरण आदि का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लानेटेरियम तथा ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स में वनस्पति की उपरोक्त क्रियाविधि को प्रस्तुत किया। उपरोक्त क्रियाविधि मतलब उद्भव, विकास, आकारिकी, प्रजनन, उनके वातावरणीय अनुकूलन एवं भौगोलिक वितरण से संबंधित सारी चीजों को। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अब तक हमने जीवन की उत्पत्ति से लेकर जीव विज्ञान की पहली सीढ़ी तक जो अध्ययन के लिए, अब हम इससे संबंधित मुख्य प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए, यानी कि अभी हम जीव विज्ञान पे आए हैं। अब हम इसका क्रमिक अध्ययन करते चले जाएंगे। जो इसका एक बेसिक फंडा था, किसी भी चीज को समझने के लिए एक लॉजिक, एक थ्योरी, एक सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत से हमने इस चैप्टर में शुरुआत करी है। अब इनसे जीव विज्ञान का जन्म हो चुका है। अब अगला हम नई प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इन सारे चीजों में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग एक लाइन में देख लेते हैं। क्या है, हुगो डी व्रिज ने किस सिद्धांत को पेश किया? हुगो डी व्रिज ने किस सिद्धांत को पेश किया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवधारियों के वर्गीकरण को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या है। डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए होता है? डार्विन फिंचेज का प्रयोग पक्षी समूह के लिए होता है। अगला देखते हैं क्या है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित है। अगला देखते हैं क्या है। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत किसने दिया? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। अगला देखते हैं क्या है। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन क्यों है? आहार प्राप्त करने का लाभ जिससे लंबी गर्दन हो, अफ्रीकी सवाना के विशेष मौसम की वजह से, मात्र एक संयोग है, या फिर ऊंचे पैरों पर पत्तों तक पहुंचने का पीढ़ी दर पीढ़ी सतत प्रयास के कारण बने, यानी कि संघर्ष के कारण बने। तो ये हुआ हमारा आंसर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपनी थ्योरी दिया है? चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? जीवन उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है।
ठीक है। इसमें हम कुछ ये डायरेक्ट परमाणु फॉर्म में लिख दिए हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, अणु फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि H2N2 इस तरह से लिखा जाता है। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किस पहचान के लिए होता है? माता पिता के लिए, बलात्कारी के लिए, चोर के लिए या सभी के लिए? ये सभी के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पक्षी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी विज्ञान के अंदर किसका किया जाएगा? पक्षियों का अध्ययन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है। सभी डॉक्टर इसी का शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीन चिकित्सा के जनक कौन है? जीन चिकित्सा के जनक हमारे एंडरसन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीवाश्मिकी विज्ञान के जनक कौन है? सबसे महान व्यक्तित्व है इसका, जिन्होंने मोनालिसा का भी चित्र बनाया है, उसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा हमारा स्टीफन हेल्स। तो आगे क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमने जीवन उत्पत्ति का लगभग इसमें कवर कर लिया है। अब अगला सीरीज हम शुरू करेंगे जीवों का वर्गीकरण, वो होगा हमारा सीरीज 2, ये जल्दी आएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको हमारे जीव विज्ञान की नई श्रृंखला से अवगत कराया जाए, ताकि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी हो, और कुछ टाइपिंग मिस्टेक हमारे इस पीडीएफ में दिखा है तो उनको हम अगला संस्करण में शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बहुत लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा बहुत फॉरवर्ड भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय